हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। आज स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है अपना परिकल्पना परीक्षण, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो उसका अपन पूरा का पूरा जिसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका डिस्कस करेंगे। तो आइए करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि पहले तो ये देख ले परिकल्पना किसे कहते हैं। मतलब कल्पना करना या फिर एस्टिमेट लगाना। जो अपन एस्टिमेट लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ये सैंपल के थ्रू ले सकते हैं। समग्र या एक पैरामीटर चूज करने के बाद में अपन उनका सैंपल लेके उसकी परिकल्पना करेंगे, एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इसके एस्टिमेट लगाने के बाद में उसके परिणाम जो रिजल्ट आता है कि वो रिजल्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया, ये रिजल्ट सही है या ट्रू है या फॉल्स है। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट निकालना या उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपन को ये अलग अलग टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे एफ टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, धैर्य मानक होता है, धैर्य मानक पार हो या ना हो, ये परिकल्पना परीक्षण का एक मान कैलकुलेट करने के लिए दिया होता है। इसमें अलग अलग टेस्ट लगाए जाते हैं। तो उस परिणाम को पाने के लिए वो टेस्ट उन रीति उन विधियों को पालन करते हुए पूरी की पूरी निकाली जाती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि समग्र का अध्ययन कहलाता है। ये समग्र होता है उनका अध्ययन प्राचल या पैरामीटर कहलाता है। क्या बोलाता है? प्राचल या पैरामीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रतिदर्श यानी सैंपल का अध्ययन कहलाता है। सैंपल का अध्ययन क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? सांख्यिकी। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि समग्र का अध्ययन, तो समग्र का अध्ययन प्राचल कहलाता है पैरामीटर, और प्रतिदर्श सैंपल और प्रतिदर्श का अध्ययन कहलाता है सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 3 कि रिसर्च वर्क पीएचडी में कौन सी परिकल्पना काम में ली जाती है। तो यहाँ पर वैकल्पिक परिकल्पना, जैसे हाइपोथेसिस 1 यानी कि वैकल्पिक परिकल्पना काम में ली जाती है। किसके लिए? रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान या खोज पीएचडी करते हैं उस समय कौन सी परिकल्पना, तो वो वैकल्पिक परिकल्पना काम में ली जाती हैं, जैसे H1 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि ऋणात्मक परिकल्पना होती है। तो ऋणात्मक परिकल्पना शून्य परिकल्पना यानी कि H0 को ही ऋणात्मक परिकल्पना कहते हैं। किसे कहते हैं? H0 को ही ऋणात्मक परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि कौन सी परिकल्पना अस्वीकार के लिए परीक्षण की जाती है। तो यहाँ पर अस्वीकार करने के लिए, तो अस्वीकार ऋणात्मक, अभी ऊपर वाला चौथा क्वेश्चन देखा था कि ऋणात्मक परिकल्पना, तो H0 था। तो यही परिकल्पना अस्वीकार के लिए, तो अस्वीकार आ गया तो ये ऋणात्मक बोला है, तो परीक्षण की जाती है। तो शून्य परिकल्पना, कौन सी? शून्य परिकल्पना H0। आगे क्वेश्चन नंबर 6 उत्पादक जोखिम कौन सी त्रुटि होती है। अब उत्पादक की जोखिम बोला है, किसकी? प्रोड्यूसर, जो उत्पादन करने वाला उत्पादक प्रोड्यूसर होता है, उसे जोखिम, उनकी जोखिम कौन सी होती है? तो फर्स्ट एरर होता है उनका, एरर होता है जो फर्स्ट एरर कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट उपभोक्ता जोखिम कौन सी त्रुटि है। तो नॉर्मली उपभोक्ता कौन सा आता है? उत्पादक किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करने के पश्चात वो प्रोडक्ट उपभोक्ताओं को देता है, किसी वस्तु का अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता जोखिम कौन सी त्रुटि होगी? तो उपभोक्ता तो सेकंड हो गया, उस प्रोडक्ट का यूज़ करने वाला सेकंड कौन सा उपभोक्ता हो गया, तो वो सेकंड एरर में आता है। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि उपभोक्ता कहाँ से यूज, पहले तो उस प्रोडक्ट का उत्पादन होने के बाद में उत्पादक उत्पाद करने के बाद में वो प्रोडक्ट आता है किस बाद? उपभोक्ता के पास, जो कि अंतिम उपयोगकर्ता होता है, तो वो सेकंड एरर में आता है। तो उपभोक्ता की दृष्टि से देखा तो कौन सी जोखिम की त्रुटि होगी? सेकंड एरर। अब फर्स्ट एरर संबंधित है, फर्स्ट एरर डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट रिलेटेड करती हैं, ये किससे भी कर सकती हैं कि डायरेक्ट कोई सैंपल लिया तो वो फर्स्ट एरर से संबंधित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि सेकंड एरर संबंधित होता है। तो अपन ने वही देखा कि उपभोक्ता की दृष्टि से अब देखा जाए तो सेकंड एरर डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट तरीके से होता है, तो सेकंड एरर संबंधित होता है। अब आगे 10 विश्वसनीय गुणांक होता है। तो विश्वसनीयता गुणांक, जहाँ ज़्यादा जोखिम ना हो वही विश्वसनीयता गुणांक होता है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर मान सकते हैं कि एरर 1 ही विश्वसनीयता गुणांक कहलाता है। 11वां क्या बोलता है? शक्ति परीक्षण एंड पावर ऑफ द टेस्ट होता है। तो शक्ति परीक्षण अपन किसी परिकल्पना का कैलकुलेट करने के लिए, जिस परीक्षण को मतलब अपने सही रिजल्ट निकालने के लिए यूज किया जाता है, उसे शक्ति परीक्षण कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रथम एरर तथा द्वितीय एरर एक दूसरे के होते हैं। तो एक दूसरे के सिंपल सी बातें विपरीत होते हैं दोनों के। प्रथम एरर अलग होता है, द्वितीय एरर अलग होता है। ये डायरेक्ट रूप से होता है प्रथम एरर, और द्वितीय एरर इनडायरेक्ट तरीके से, ऐसे मान सकते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से एरर होता है। तो ये विपरीत होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी एरर होती है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक, ऐसे माना कि उनसे रिजल्ट पॉजिटिव निकल सकता है या नेगेटिव भी निकल सकता है, तो खतरनाक होती हैं, तो सेकंड एरर को खतरनाक माना जाता है। ठीक है, सेकंड एरर को यहाँ खतरनाक माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि जब सैंपल का पता हो कि वो किसका है कहलाता है। जब सैंपल अपन को क्या मालूम हो, उसका पता हो, इसका आइडिया हो, तो वो कहलाता है। तो वो पैरामेट्रिक क्या बोला था? पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाता है। कौन सा? पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाता है। आगे जब सैंपल का पता नहीं हो,
और 14 क्वेश्चन में बोला है कि सैंपल का पता हो तो पैरामेट्रिक टेस्ट और सैंपल का पता ना हो तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाता है। एनपीटी और इसकी पीटी मतलब पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, सांख्यिकी में पैरामेट्रिक सैंपल कितने प्रकार के होते हैं। अब सांख्यिकी में पैरामेट्रिक टेस्ट बोला है तो वो 2 प्रकार के होते हैं। नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक छोटे प्रतिदर्श होते हैं, एक बड़े प्रतिदर्श होते हैं। अब छोटे प्रतिदर्श 30 से कम प्रतिदर्श होते हैं, जिसकी डेटा नंबर 30 से कम हो तो वो छोटे प्रतिदर्श कहलाते हैं। और बड़े प्रतिदर्श कौन से कहलाते हैं, 30 या 30 से अबो। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन बनता है कि सांख्यिकी में पैरामेट्रिक सैंपल 30 से कम होते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं, तो छोटे प्रतिदर्श कहलाते हैं। और बड़े 30 या 30 से बड़े हो तो वो बड़े प्रतिदर्श कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला कि बड़े प्रतिदर्श हेतु कौन सी परीक्षण विधि काम में ली जाती है। तो बड़े परीक्षण अभी देखा कि बड़े परीक्षण में 30 या 30 से अधिक हो, तो 30 या 30 से अधिक अगर अपन कोई सैंपल या परीक्षण आए सैंपल के रूप में आए तो उसे जेड टेस्ट बोलेंगे। कौन सा, जेड टेस्ट। जहाँ 30 और मोर देन 30 और मोर देन 30 तो वो बड़े प्रतिदर्श के रूप में आते हैं। किस रूप में, बड़े प्रतिदर्श के रूप में। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 18 क्वेश्चन बोला है कि छोटे प्रतिदर्श हेतु कौन कौन सी विधियाँ काम में ली जाती हैं। कौन सा प्रतिदर्श, छोटे प्रतिदर्श। अब बड़ा प्रतिदर्श तो अपन ने देखा जेड टेस्ट लिया था। ठीक है। अब छोटे प्रतिदर्श के लिए हम विधियाँ कौन सी यूज लेते हैं, तो यहाँ देखिए टी टेस्ट यूज लेते हैं, एफ टेस्ट यूज लेते हैं, या काई स्क्वायर टेस्ट लेते हैं। तो कौन कौन से, छोटे के लिए जो 30 से कम हो, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, ये 3 टेस्ट छोटे के लिए। और बड़े के लिए अपन ने देखा था कि जेड टेस्ट बड़े के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि यदि जेड टेस्ट का मान जेड टेबल के मान से बड़ा है या बराबर है तो उस परिकल्पना को किया जाता है। अब बोला कि जेड टेस्ट का मान होता है ना, तो जेड टेबल के मान से बड़ा होता है। ये एक टेबल बनती है पूरी पूरी, जेड टेबल की, एफ टेबल की, टी टेबल की। तो ये मैं बाद में कहीं एक और लेक्चर लेकर आऊँगा तो उसमें बता दूंगा कि इस प्रकार से किस प्रकार से अपन को इस परिकल्पना परीक्षण लिया जाता है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेके आएंगे, लेकिन अब फिलहाल तो अपन थ्योरेटिकल पार्ट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ बोला यदि जेड टेस्ट का मान जेड टेबल के मान से बड़ा है, यानी कि 30 या 30 से अधिक है या बराबर हैं, तो उस परिकल्पना को किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है। जेड टेस्ट अगर जेड टेबल के मान से अधिक है तो अस्वीकार कर देंगे, और अधिक नहीं है तो उसे स्वीकार कर देंगे। तो ये बोला जेड टेस्ट से अधिक है तो उसे अस्वीकार कर देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 20, यदि जेड टेस्ट का मान जेड टेबल के मान से छोटा है तो उस परिकल्पना को किया जाता है स्वीकार। अभी देखा कि अधिक है तो अस्वीकार और कम है तो उसे स्वीकार करेंगे, कि एक जेड टेबल के मान से छोटा है तो उसे स्वीकार करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 21, साहचर्य गुणधर्म हेतु कौन सी परिकल्पना परीक्षण विधि काम में ली जाती है। साहचर्य गुणधर्म हेतु कौन सी परिकल्पना बोलता है, हाइपोथेसिस परीक्षण विधि काम में ली जाती है। तो काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पे काम लिया जाता है। कौन सा, काई स्क्वायर टेस्ट। और काई स्क्वायर टेस्ट को अपन छोटे प्रतिदर्श के रूप में भी काम में लेते हैं। ठीक है। जहाँ टी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है और काई स्क्वायर टेस्ट होता है। तो ये क्या, साहचर्य गुणधर्म के लिए कौन सी परिकल्पना परीक्षण विधि काम में ली जाती है, तो काई स्क्वायर टेस्ट काम में लिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि एफ टेस्ट का मान हमेशा 1 या 1 से अधिक होगा। क्या, 1 या 1 से अधिक होगा एफ टेस्ट का मान। अब क्वेश्चन नंबर 23 कि जब प्रतिदर्श के 2 प्रसरण के मध्य परीक्षण किया जाता है तो कौन सी विधि काम में ली जाती है। जब प्रतिदर्श के 2 प्रसरण के मध्य परीक्षण किया जाता है तो कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो एफ टेस्ट काम में ली जाती है। कौन सी, एफ टेस्ट काम में ली जाती है। जब क्या हो, प्रतिदर्श के 2 प्रसरण के मध्य परीक्षण किया जाता है। कोई दो एक पैरामीटर ले लिए, उनके बीच में अपन को कंपेयर करना है या उनके बीच में अपन को प्रतिदर्श निकालना है तो एफ टेस्ट काम में लेते हैं। और एफ टेस्ट का मान हमेशा क्या होता है, 1 या 1 से अधिक होता है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 कि काई स्क्वायर टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। यहाँ बोला है कि काई स्क्वायर टेस्ट होता है ना, उसमें अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो होती है R-1 कोष्टक सी बटा C-1। क्या, R-1 अपॉन C-1। यहाँ R का मतलब होता है रो यानी कि स्तंभ, और C का मतलब कॉलम, है ना, कॉलम। तो ये हो जाएगा R-1 अपॉन C-1। तो R का हो जाएगा रो और C इक्वल टू हो जाएगा कॉलम। तो ये काई स्क्वायर टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है R-1 अपॉन C-1। सीधी सी बात है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 कि अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में कौन सा परीक्षण काम में लिया जाता है। ठीक है। तो ये बोला एफ टेस्ट काम में लिया जाता है, तो इसमें नॉर्मली एफ टेस्ट काम में लिया जाता है। तो ये एफ टेस्ट में एक 22, 23 और 25, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के एफ टेस्ट का मान होता है 1 या 1 से अधिक। सीधी सी बात है। जब प्रतिदर्श को 2 प्रश्न के मध्य परीक्षण किया जाता है तो कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो एफ टेस्ट। जब 2 या 2 से अधिक के लिए प्रश्न की मध्य परीक्षण करना हो तो। और अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में कौन सा परीक्षण काम में लिया जाता है, एफ टेस्ट काम में लिया जाता है। आगे नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कि एफ टेस्ट में बड़ा वेरिएंस होता है। एफ टेस्ट में बड़ा वेरिएंस होता है या उत्तरी या अंश, ऊपर या अंश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि एफ टेस्ट में बड़ा वेरिएंस होता है ऊपर या अंश पर, है ना, ऊपर या अंश पर इसका सही होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि एफ टेस्ट में छोटा वेरिएंस होता है नीचे या हर पर। तो वो बोला था बड़ा वेरिएंस होता है तो ऊपर या अंश पर, और एफ टेस्ट में वेरिएंस होता है नीचे या हर पर। ठीक है, वही क्या R-1/C-1। ठीक है, तो ये बोला कि एफ टेस्ट में छोटा वेरिएंस होता है तो नीचे या हर पर छोटा वेरिएंस, और बड़ा वेरिएंस ऊपर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कि यदि समग्र का वेरिएंस पता नहीं हो तथा प्रतिदर्श का आकार छोटा हो तो कौन सा परीक्षण किया जाता है। यहाँ बोला है कि समग्र का वेरिएंस अपन को नहीं मालूम, पता ही नहीं है, और प्रतिदर्श का आकार भी छोटा है, तो कौन सा परीक्षण टी टेस्ट काम में लेंगे, कौन सा टी टेस्ट। ठीक है, क्योंकि अपन को वेरिएंस का पता नहीं है और वेरिएंस पता होता है तो एफ टेस्ट लेते हैं। यदि समग्र का वेरिएंस पता है तो प्रतिदर्श का आकार छोटा है तो कौन सा परीक्षण लेते हैं। यहाँ प्रतिदर्श का आकार छोटा है और वेरिएंस तो पता है, वेरिएंस पता होता है तो जेड टेस्ट यूज लेते हैं। ऊपर वाले में देखे 28 क्वेश्चन में, तो इसमें बोलता है कि समग्र का वेरिएंस पता नहीं है, पता नहीं है तो टी लेंगे, और जहाँ पता है और वो छोटा है तो वहाँ जेड टेस्ट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 यदि सार्थकता स्तर कॉन्फिडेंस लेवल 5% है, कितना 5% है, तो विश्वसनीयता स्तर होगा। यहाँ बोला है कि एक सार्थकता स्तर है जो कॉन्फिडेंस स्तर है वो 5% है, तो विश्वसनीयता स्तर होगा 95%। 100 में से 5% लेस करे तो पीछे 95 बचता है, तो यहाँ 95% होगा। तो ऑप्शन सही आंसर क्या 95%। यदि कॉन्फिडेंस स्तर 5% है तो विश्वसनीय स्तर तक कितना होगा, मतलब विश्वसनीयता स्तर कितना होगा 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला कि यदि सार्थकता स्तर 1% है तो विश्वसनीय स्तर 100 में से 1% लेस करो तो 99% रहता है, तो विश्वसनीयता स्तर कितना रह जाएगा 99%। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है सार्थकता स्तर किस प्रकार की है। ठीक है, सार्थकता स्तर किस प्रकार की है, तो टाइप 1 एरर, कि एक नंबर एरर, एक एरर या एक अशुद्धि के रूप में कहते हैं सार्थकता स्तर को, एक अशुद्धि के रूप में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सेशन फिनिश करते हैं, नेक्स्ट के लिए कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।